हाँ बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 1 मिनट के लिए इस चीज को देखिए। जब भी कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, डेंसर से रेयरर बोला मैं, तो वो नॉर्मल से दूर हटती है। इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा होता है। करेक्ट। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करें तो आर भी इंक्रीज होगा और एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस के पैरेलल हो जाएगी आउटगोइंग रेज। उस कंडीशन में ये जो एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो क्रिटिकल एंगल कहलाता है। क्रिटिकल एंगल, अगर हम क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालें तो म्यू डेंसर साइन आईसी इज इक्वल टू म्यू रेयरर साइन 90। तो बच्चों एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल आ गया साइन इनवर्स म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर। ये तो बिल्कुल जनरल है, लेकिन अगर हम एयर के रेस्पेक्ट में बात करें तो म्यू रेयरर 1 हो जाएगा और क्रिटिकल एंगल किसी भी मीडियम का आएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू आर। आर को मैं म्यू लिख रहा हूं, रेयरर को म्यू लिख रहा हूं। तो जैसे फॉर वाटर, हाँ म्यू डेंसर, सॉरी। अगर हम पानी के लिए क्रिटिकल एंगल निकालें तो साइन इनवर्स 3/4 होगा। अगर हम विद रेस्पेक्ट टू एयर, अगर हमसे ये कहा जाए कि ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट में निकालो तो फिर म्यू रेयरर यानी कि 4/3 अपॉन, तो साइन इनवर्स 8/9 आएगा। करेक्ट। 4/3 अपॉन 3/2 साइन इनवर्स 8/9 आएगा। तो और अगर कुछ भी ना दे तो इसका मतलब हमें एयर के रेस्पेक्ट में लेना है। अब इसके बाद स्टार्ट होता है TIR। अब आप सोचिए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हुआ, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हुआ तो लाइट बाहर जाने की जगह सेम मीडियम में वापस आ जाएगी, लाइक दिस। ऐसे गई और ऐसे वापस आई, और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेगी, फॉलो करेगी। इसलिए इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन नहीं। करेक्ट बेटा। अब इसमें स्नेल्स लॉ नहीं लगाना, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेंगे, लेकिन कंडीशन है आई शुड बी ग्रेटर देन IC। ठीक है, इसे कॉपी करो, फिर इसके एप्लीकेशंस बताते हैं हम आपको। अब TIR के एप्लीकेशंस देखते हैं एक बार। बच्चों बिल्कुल लाइफ में प्रैक्टिकल जो TIR के एप्लीकेशंस होते हैं उनमें होता है मिराज फॉर्मेशन, लूमिंग, ऑप्टिकल फाइबर, डायमंड के ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ये सब TIR पर बेस्ड होते हैं। कैसे? देखिए, मिराज क्या होता है, आपने गर्मियों के दिनों में देखिएगा, समर डेज में
अगर एक लंबी सड़क पर आप जा रहे हैं तो आपको दूर सड़क पर पानी पड़ा हुआ दिखाई देगा, जो एक्चुअल में पानी नहीं होता। पानी पड़ा हुआ दिखाई देगा और जब आप उसके पास जाएंगे तो वो खत्म हो जाएगा, फिर दूर दिखाई देगा। समझ रहे हैं आप? तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पानी भी आगे जाता रहेगा। वो एक्चुअल में पानी है नहीं, वो स्काई का रिफ्लेक्शन होता है जो हमें ग्राउंड पर दिखाई देता है। तो ऊपर का रिफ्लेक्शन अगर नीचे दिखाई देगा तो हम यही तो मानेंगे कि वहां पानी पड़ा हुआ है। दिस इज द रीजन। और वो क्यों होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे समर डेज में सड़क जो है वो गर्म हो जाती है, तो बेटा सड़क के पास वाली जो एयर है उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है और ऊपर वाली एयर का टेम्परेचर कम हो जाता है। ऊपर वाली एयर का टेम्परेचर कम होने की वजह से वो रेयर हो जाती है और नीचे डेंसर। उल्टा बोल गया, नीचे का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो नीचे वाला रेयर और ऊपर वाला। अब अगर मान लो यहां से कोई रेज आ रही है तो यहां से जो रेज आएंगी स्काई से वो धीरे धीरे नॉर्मल से दूर होती जाएंगी क्योंकि नीचे का मीडियम रेयर है। फिर यहां से TIR हो जाएगा क्योंकि ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा। और यहां कोई ऑब्जर्वर है उसकी आईज में गया तो अब ऑब्जर्वर को क्या लगेगा? कभी भी रेज हमारी आई कभी भी ये इंटरप्रेट नहीं करती कि रेज मुड़कर आ रही है। फाइनली हमारी आईज में रेज जिस डायरेक्शन से आती हुई लगेगी वहां हमें वो ऑब्जेक्ट का इमेज दिखेगा। तो स्काई का हमें इमेज यहां दिखेगा, ऊपर वाला स्काई यहां दिखेगा तो हमको लगेगा यहां पानी पड़ा है। ये पानी क्यों लग रहा है? क्योंकि हम जानते हैं पानी में ही रिफ्लेक्शन। क्योंकि हमें हमारा माइंड जो है ब्रेन वो क्या इंटरप्रेट करता है कि यार अगर आपको आसपास की कोई चीज की इमेज अगर दिख जाती है तो समझ जाओ या तो वाटर होगा या ग्लास होगा। क्योंकि बचपन से हमारा ब्रेन माइंड वो ट्रेंड हो रहा है इस तरह से कि पानी का कलर तो होता नहीं है ना, फिर पानी का पता कैसे लगता है कि पानी है? तो पैर देकर देखो, छप्पे से आवाज आएगी। और अगर दूर से दिख रहा है तो पानी कभी दिखता नहीं है, पानी हमें एहसास होता है, आभास होता है, क्योंकि आसपास की चीजों के रिफ्लेक्शन उसमें दिखाई देते हैं, इमेज उसमें दिखाई देती है। तो हमें स्काई की इमेज यहां दिखेगी तो हमें लगेगा यहां पानी है। फिर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो उधर वाले स्काई की इमेज दिखने लगेगी, ये तो ये पानी आगे चला जाएगा, ये सूख जाएगा। सूखेगा नहीं, था ही नहीं तो सूखेगा क्या? दिस इज कॉल्ड, ऐसी एक लूमिंग होता है। लूमिंग में जस्ट अपोजिट होता है। जैसे पानी है, अंदर पानी है तो ऊपर वाला पानी गर्म हो गया तो यहां का मीडियम रेयरर है, नीचे का मीडियम डेंसर है। अब जैसे यहां पर कोई फिश है, फिश से रेज निकली और ये घूमकर यहां पहुंच गई, ठीक है ना? तो ये रेज ऐसे घूमकर यहां पहुंची तो यहां पर कोई डाइवर है, कोई पर्सन है, उसे लगेगा फिश हवा में उड़ रही है। आप सुन रहे हैं मुझे? तो हमें ऐसा लगेगा फिश ऊपर है, पानी के भी ऊपर। दिस इज कॉल्ड लूमिंग। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर में अंदर एक बहुत फाइन ट्रांसपेरेंट क्या होती है? फाइबर होता है और उसके ऊपर एक कोटिंग होती है ट्रांसपेरेंट, उसे हम क्लेडिंग बोलते हैं। और अंदर वाले फाइबर को कोर बोलते हैं। अंदर वाला जो फाइबर है उसका म्यू बाहर वाले से ज्यादा होता है। उल्टा बोलो, क्लेडिंग का म्यू अंदर वाले से कम होगा। अरे बाहर वाला मीडियम रेयरर होगा तभी तो TIR होगा बंधु, समझो। अब जैसे ये कोई फाइबर है इतना, ये बहुत पतला होता है, बाल से भी पतला, आपको मोटा दिखाया है, ये फाइबर है। अब इसके ऊपर ये क्लेडिंग कर दी, मतलब कोटिंग कर दी, क्लेडिंग कहलाती है। ऐसे अब यहां से कोई रेज गई, यहां से कोई रे गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं ना,
अब चूंकि बाहर वाले का म्यू कम है, तो इस तरह से म्यू को एडजस्ट करते हैं दोनों को, ताकि किसी भी एंगल पर इंसिडेंस हो जाए, TIR होगा ही होगा। वो मैं कैलकुलेशन आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तो 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे समझ में आएगा। फिर ये TIR होता ही रहेगा, क्योंकि इन दोनों का म्यू हम इस तरह से सेट करते हैं कि TIR होना ही है, और फाइनली रेस जो है वो बाहर निकल जाएंगी। अब बच्चों इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। जो पहले जो वायर होते थे कॉपर वायर, उनमें वो फैसिलिटीज नहीं होती थी। जैसे यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स फास्ट होते हैं, कॉपर वायर में सिग्नल कैसे आते थे? इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू पहले यूज होती थी। फाइबर टेक्नोलॉजी तो अब आई है, 15-20 साल हुए होंगे शायद ने। पहले कॉपर वायर के थ्रू टेलीफोन की लाइनें जाती थी। कम्युनिकेशन बढ़ा क्यों इतना? ऑप्टिकल फाइबर नहीं होता तो शायद आज हम मोबाइल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में इतने आगे नहीं होते, क्योंकि बेटा इतने सारे सिग्नल्स को सेंड करना कॉपर वायर के थ्रू पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कॉपर वायर की थिकनेस इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। कॉपर वायर 1-1 mm का होता है। ये तो बहुत 1 mm में तो पता नहीं कितने फाइबर आ जाए, आप सोचिए। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स की प्रॉब्लम रिड्यूस हो गई, सिग्नल लॉस की प्रॉब्लम रिड्यूस हो गई। वो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जाता था सिग्नल, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस होता था, वो कम हो गया। सिग्नल की स्पीड बढ़ गई, सो मेनी थिंग्स। तो ऑप्टिकल फाइबर आने के बाद एक कम्युनिकेशन में रिवोल्यूशनरी चेंज आया, ये मान लो आप। ये बहुत बड़ी क्रांति है। कहते हैं ना कि मतलब ह्यूमन के जो बड़े बड़े इन्वेंशंस हैं, उनमें कौन कौन से हैं? बड़े बड़े इन्वेंशंस, बहुत बड़े। तो एक तो जैसे कहते हैं कि उसने आग बनाई, या व्हील, व्हील था एक बहुत बड़ा इन्वेंशन। और उसके बाद और भी है, उसमें अब लेटेस्ट में माना जाता है इंटरनेट। इंटरनेट बहुत बड़ा इन्वेंशन है एक ह्यूमन का, आदमी का बनाया हुआ, उसमें इसने बहुत बड़ी हेल्प की है। तो ऑप्टिकल फाइबर में TIR होता है। अब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे, पहले एक बार आप ये दोनों तीनों चीजें कॉपी कर लो।
हाँ बेटा, ऑप्टिकल फाइबर के लिए एक फार्मूला डिराइव करते हैं बच्चों। एक फाइबर है, इनर कोर, इसके ऊपर ये दूसरे किसी मटेरियल की क्लेडिंग है। अंदर वाले का म्यू1 मान लेते हैं और क्लेडिंग का म्यू2 मान लेते हैं। ये एक्सिस है। यहां से कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे अंदर गई बच्चों, एक तो इंपॉर्टेंट TIR होना चाहिए। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे यहां से बाहर निकल जाती तो ये सिग्नल लॉस होता ना डायरेक्टली, वहां तो पहुंच ही नहीं पाता, रास्ते में ही सिग्नल खत्म हो जाता। तो हम चाहते हैं कि ये सिग्नल लॉस ना हो और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे यहां से ही बाहर निकले, कर्व सरफेस से बाहर ना निकले। ये अगर म्यू1 है और ये अगर म्यू2 है तो मुझे आप ये एंगल थीटा मान लो, तो मुझे आप थीटा की वो वैल्यू बताइए, है ना। मतलब थीटा मैं मैक्सिमम भी ले लू ना 90, तो भी TIR होना चाहिए, ऐसी एक कंडीशन निकालिए। इफ आई टेक थीटा 90 डिग्री तो भी TIR हो, ऐसी वैल्यू निकालिए आप शुरुआत तो यहां से कीजिए, सीधा थीटा को 90 मत लीजिए। ये मान लीजिए मैंने ये एंगल दिया है और मुझे TIR कराना है, तो मुझे म्यू1 और म्यू2 की वैल्यू के लिए इन तीनों में रिलेशन निकाल दो। साइन थीटा, म्यू1 और म्यू2 में एक रिलेशन आएगा, वो निकाल दो। देखो बेटा, इसे ऐसे करेंगे। पहले तो एयर से ये डेंसर मीडियम में जा रहा है तो नॉर्मल के पास आएगी ये रे। उसके बाद मैं चाहता हूं ये बाहर ना जाए, तो एटलीस्ट ये पैरेलल तो हो, यानी कि ये एंगल कम से कम क्रिटिकल एंगल तो हो। ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होने में कोई तकलीफ नहीं है, पर ये क्रिटिकल से कम हुआ तो वो बाहर चली जाएगी रे। सुना आपने? तो अभी हमें क्रिटिकल एंगल लेकर काम करते हैं। तो बच्चों ये अगर IC है तो ये 90 माइनस IC होगा। इस सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगा दो। एयर से आ रही है म्यू1 साइन I इज इक्वल टू म्यू2। म्यू2 कौन है? म्यू1। यहां से यहां जा रही है ना रे, ये म्यू1 है। साइन 90 माइनस IC, बेटा साइन R, ये R है, R 90 माइनस IC है। अब ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? म्यू1 कॉस IC। कॉस IC को आप √1 माइनस साइन स्क्वायर IC लिख सकते हैं। और बेटा साइन IC म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर, यानी कि म्यू2 अपॉन म्यू1 होगा। साइन IC क्या होता है? म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर। रेयर कौन है? म्यू2। तो साइन IC होगा म्यू2 अपॉन, तो म्यू2 स्क्वायर अपॉन म्यू1 स्क्वायर। अल्टीमेटली ये आ गया √μ1 स्क्वायर माइनस म्यू2 स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई? अब आप देखो, अगर मैं म्यू2 को कम करता जाऊं
तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, माइनस है ना। आप फिर से देखो, अगर मैं म्यू2 को इंक्रीज करूं तो साइन थीटा, उल्टा बोल गया मैं, म्यू2 को अगर डिक्रीज करूं तो साइन थीटा बढ़ेगा। और जब थीटा 90 हो गया, अगर साइन थीटा अगर 1 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा 90 हो जाएगा। और थीटा 90 होने का मतलब क्या है कि किसी भी एंगल पर रे इंसिडेंट हो जाए TIR, क्योंकि अगर 90 वाली रेस भी TIR हो रही है तो उससे कम वाली तो होगी, क्योंकि इस एंगल को 90 से कम करोगे तो ये एंगल भी कम होगा, और ये कम होगा तो ये और बढ़ेगा। अरे पहले ही TIR हो रहा था, इसको और बढ़ा दिया तो TIR तो होगा ही होगा। समझ गए? तो बच्चों, हम ये चाहते हैं कि TIR हो किसी भी एंगल पर, तो अंडर रूट μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर जो है वो इक्वल्स टू 1 कर दें हम, तो ये कंडीशन आ जाएगी। करेक्ट? अब आप उसमें जरूरी नहीं है μ2 को ही चेंज करो, आप μ1 को भी चेंज कर सकते हो, ये रिलेशन ये मेंटेन हो जाएगा, तो साइन थीटा 1 आ जाएगा। फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा TIR इज पॉसिबल, है ना, इफ अंडर रूट μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 1। और भैया साइन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो नहीं होती ना, तो लेस देन इक्वल्स टू 1, और एनी वैल्यू ऑफ थीटा के लिए 1 ले लेना। जैसे आपसे है ना ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाहर क्लीडिंग नहीं है, एयर है, तो अंदर जो हमने कोर लिया उसका म्यू कितना होना चाहिए ताकि किसी भी एंगल पर रे इंसिडेंट हो और वो TIR हो जाए। तो इसका मतलब आपको इसको 1 करना है और इसको भी 1 लेना है, तो ये √2 आ गया। मेरा बच्चा इस पूरे को 1 करो इक्वल्स टू 1 और इसको भी 1 करो, तो म्यू आएगा √2। तो अगर अंदर वाले कोर का हम म्यू जो है वो √2 ले लें और बाहर एयर ले लें, तो आप किसी भी एंगल पर इंसिडेंट करवा दो रे को, वो उसका TIR होना ही होना है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। बच्चों, एक है ना कॉशी रिलेशन होता है, कोची लगता है देखने में, कॉशी होता है, कॉशी रिलेशन, जो हमें ये बताता है कि अगर हम एक सेम मीडियम लें, जैसे हम बोलते हैं ना पानी का म्यू 4/3 होता है, तो आपको ये जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि पानी का म्यू अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग होता है। हम लोग जो बोलते हैं ना 4/3 वो एवरेज वैल्यू है, ये कह लो मीन वेवलेंथ के लिए जो म्यू होता है वो है ये। दिस इज द म्यू ऑफ मीन वेवलेंथ ऑफ विजिबल रेंज। तो कॉशी रिलेशन ये बताता है किसी भी मीडियम का म्यू लैम्बडा पर इस तरह से डिपेंड करता है, C/n so on।
हम आगे वाली हायर पावर्स को नहीं ले रहे, तो a प्लस बी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर तक तो हमें लेना पड़ेगा। ये बताता है वॉयलेट कलर का लैम्बडा रेड कलर से कम होता है, इसलिए वॉयलेट कलर का म्यू रेड कलर के म्यू से ज्यादा होगा। जिसका लैम्बडा कम होता है उसका म्यू ज्यादा होता है। और हम लोग जो म्यू काम में लेते हैं वो येलो कलर के लिए होता है, या मीन वैल्यू ऑफ म्यू होता है, आप ऐसा बोल लो। करेक्ट? तो इसे एक बात नोट करो, फिर मैं आपको कुछ इससे क्वेश्चन देने वाला हूं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बच्चों, एक मजेदार क्वेश्चन। अगर मान लो पानी के अंदर से व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट जो होता है उसमें सारी वेवलेंथ होती है विजिबल रेंज की। तो अगर व्हाइट लाइट आ रही है और मैंने मान लिया येलो जो है ग्रीन कलर सरफेस के पैरेलल हो गया, तो अब बाकी 6 कलर बचे। कौन से? वॉयलेट, इंडिगो, रेड, VIR। वी क्या होता है? VIBG, YOR, VIB। तो जी तो मैंने दे ही दिया, तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू बचा, येलो, ऑरेंज, रेड बचा। 2 ग्रुप है। उन दोनों ग्रुप में से कौन सा ग्रुप बाहर होगा और कौन सा ग्रुप अंदर होगा, आप ये बताइए। आप समझ गए कि वॉयलेट, इंडिगो, रेड, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू अंदर होगा या येलो, ऑरेंज, रेड वापस अंदर आएगा पानी में? पानी के अंदर कौन सा ग्रुप होगा? देखते हैं। देखो, हमें पता है बेटा, ये जो एंगल है वो ग्रीन कलर के लिए क्रिटिकल एंगल बन गया। अब अंदर वो कलर आएंगे जिनका क्रिटिकल एंगल इससे कम होगा। मेरा बच्चा, जिनका क्रिटिकल एंगल इससे ज्यादा है, यानी कि उनके लिए तो ये एंगल क्रिटिकल एंगल से कम हो गया ना, वो तो बाहर निकल आएंगे। सुना आपने? तो जिनके लिए क्रिटिकल एंगल ग्रीन कलर के क्रिटिकल एंगल से कम है, उनका TIR होगा और वो अंदर आएंगे। तो अंदर कौन से आएंगे? जिनका क्रिटिकल एंगल ग्रीन कलर के क्रिटिकल एंगल से कम है। अब हम जानते हैं क्रिटिकल एंगल 1/μ आता है, साइन इनवर्स। सुन रहे हो आप?
तो क्रिटिकल एंगल उसके लिए कम होगा जिसके लिए y ज्यादा हो, और y उसके लिए, y मतलब म्यू, और म्यू उसके लिए ज्यादा होगा जिसके लिए लैम्बडा कम हो। करेक्ट? तो लैम्बडा किसके लिए कम होगा? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, वो तीनों कलर अंदर आएंगे और येलो, ऑरेंज, रेड वो बाहर जाएंगे। तो येलो, ऑरेंज, रेड, ये ग्रीन कलर था, येलो, ऑरेंज, रेड बाहर जाएंगे। ऐसे समझ लो ना। रेड कलर के लिए लैम्बडा सबसे ज्यादा है तो म्यू सबसे कम होगा, लैम्बडा म्यू सबसे कम होगा तो म्यू सबसे कम होगा तो क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा होगा। उसका क्रिटिकल एंगल इतना ज्यादा हुआ कि ये जो एंगल दिया है वो क्रिटिकल से कम हो गया और वो बाहर आ गया। बच्चों अंदर जाएंगे वॉयलेट, इंडिगो, रेड, लेकिन वो अलग अलग कलर में, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, लेकिन वो अलग अलग कलर में डिवाइड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि TIR इक्वल एंगल पर होता है। ये अलग अलग कलर में क्यों हो गए डिवाइड, येलो, ऑरेंज, रेड? क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन म्यू पर डिपेंड करता है, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन म्यू पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना? देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाकर दे देगा। उसने कहा है क्रिटिकल एंगल फॉर TIR फॉर ए मीडियम टू एयर इज 30 डिग्री। एयर के रेस्पेक्ट में किसी मीडियम का क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इस मीडियम में कितनी होगी? अरे आसान है यार, पहले क्रिटिकल एंगल से म्यू निकालो और म्यू से वी निकालो। बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। किसी मीडियम का एयर के रेस्पेक्ट में क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है, तो उस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी? देखो भैया, म्यू होता है कॉसेक IC। ये बात समझ में आई?
साइन आई सी 1/म्यू होता है, तो म्यू खुद हो गया कॉसेक आई सी। साइन 30 डिग्री हाफ होता है, तो कॉसेक 30 डिग्री 2 होगा। म्यू होता है c/v, तो v हो जाएगा c/2। 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 2, 1.5 इंटू 10⁸। बस ऐसा ही क्वेश्चन कराना था, याद दिलाना था म्यू सी पर कैसे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, अगर हम पानी में अंदर एक कोई लाइट सोर्स रख दें, तो उस सोर्स से लाइट जो निकलेगी वो एक है ना सर्किल बनाएगी। ऐसा नहीं होगा, उस सर्किल से ही आपको लाइट बाहर आती हुई दिखेगी, आपको वो सर्किल के बियॉन्ड लाइट नहीं दिखेगी। जब होना ऐसे चाहिए ना कि भले ही इंटेंसिटी कम हो जाए पर लाइट दूर दूर तक दिखनी चाहिए। यहां पर हम बल्ब जलाएं तो दूर तक लाइट जाएगी, भले ही उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए। वो सर्कल जो होता है वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस कहलाता है। आप है ना उस बल्ब की जगह, उस लाइट सोर्स की जगह आप खुद चले जाइए पानी के अंदर, और पानी के अंदर जाकर आप ऐसे ऊपर देखिएगा, तो आप अगर पानी हिलडुल नहीं रहा, शांत है, तो आपको एक सर्कल दिखाई देगा। केवल उस सर्कल के थ्रू ही आप बाहर की चीजें देख सकते हैं, और उस सर्कल के बियॉन्ड आपको पानी नजर आएगा और कुछ भी नजर नहीं आएगा। उसका रीजन बता रहा हूं, और उस सर्कल का हम रेडियस निकालेंगे। सर्कल इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। आप इसी यही छोटी सी हेडिंग बनाने, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे हम यहां पर हैं तो होगा क्या, यहां से कोई रे आ रही है ऐसे दूर से, वो हमारी आईज में चली गई। इधर से कोई रेज आएंगी, वो भी चली जाएंगी। लेकिन एक रे ऐसी होगी जो सरफेस के बिल्कुल पैरेलल आ रही होगी, और वो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल पर रिफ्रैक्ट होकर हमारी आईज तक चली जाएंगी। आप सोचिए, इसके जब सारी रेज पैरेलल रेज यहां से अंदर गई, तो इसके मतलब यही हुआ ना कि इसके बियॉन्ड तो केवल अंदर वाली रेज ही TIR होकर मेरी आईज में जा सकती है। उल्टा समझे में ज्यादा अच्छे से आएगा, उल्टा समझाता हूं। अगर यहां से कोई रेज जाती क्रिटिकल एंगल पर, तो वो यहां से TIR हो जाता, पैरेलल हो जाती। सुन रहे हैं आप? अगर यहां पर एक बल्ब रखा है और बल्ब से निकलने वाली कोई रे इधर चली गई, तो बच्चों गौर से देखिए, ये एंगल तो इससे भी ज्यादा है। अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो ये मोर देन क्रिटिकल एंगल होगा, और ये लाइट वापस अंदर चली जाएगी। यानी कि इस पॉइंट के बियॉन्ड जितनी भी रेज है वो बाहर नहीं निकलेंगी, ये कहना चाह रहा था। तो इसका मतलब रिवर्स भी ट्रू हुआ ना। तो बच्चों इसी तरह से यहां भी होगा ऐसे। तो ये रेडियस R मान लेते हैं, ये हाइट H मान लेते हैं, ये क्रिटिकल एंगल हो गया। हमें पता है साइन IC जो होता है वो 1/म्यू होता है। साइन IC यहां पर क्या होगा, साइन, ये एंगल IC है तो ये एंगल भी IC होगा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज √R² प्लस 1/म्यू, करेक्ट। तो इससे R निकाल सकते हैं। R इज इक्वल टू आएगा H अपॉन √μ² -1। वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना ना। सही है। तो बच्चों दिस इज द सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। तो जैसे जैसे हम ज्यादा नीचे आएंगे वैसे H बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा, यानी कि वो सर्कल बड़ा होता चला जाएगा। अब समझ गए सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस? कभी पानी में जाकर देखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक ग्लास रॉड है, ऐसे यू शेप में उसे टर्न किया हुआ है इस तरह से। ये सेमी सर्कल है, ये स्ट्रेट पोर्शन है, ये है। यहां से लाइट रेज आ रही है। मैं चाहता हूं ये लाइट रेज जो है वो कर्व यहां से बाहर ना आकर सीधे यहां से बाहर निकले। ये पूरी सॉलिड ट्रांसपेरेंट रॉड है। इसका म्यू आपको दिया हुआ है ग्लास रॉड का 3/2। ये सेमी सर्कल का जो इनर रेडियस है वो r है, और इसका जो थिकनेस है ये डायामीटर वो d है। तो r/d की मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है ताकि लाइट इधर से ही बाहर आए। r/d की मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है ताकि लाइट दूसरे सरफेस, फ्लैट सरफेस से, अदर एंड ऑफ द रॉड से बाहर आए, कर्व सरफेस से बाहर ना आए। लाइट इधर उधर वेस्ट नहीं होनी चाहिए। देखो बेटा, मैं बताता हूं। देखो, ये तो पूरा स्ट्रेट सेक्शन है तो लाइट सीधी जाएगी। यहां से कर्व सेक्शन आया तो मैं इसे जूम करके कुछ समझाना चाह रहा हूं। वो देखो, ये सेमी सर्कुलर रॉड है, ऐसे यहां से एक रे गई और ये दूसरी रे गई। ये सेंटर है पूरा सेमी सर्कल का सेंटर। एक मैं सेंटर से इसको मिला देता हूं, इस लाइन को, और एक इस लाइन को, क्योंकि सेंटर से मिलाने वाली लाइन नॉर्मल होती है ना, हम जानते हैं। मुझे है ना, सिर्फ डायग्राम देखकर आप ये बता दीजिए ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा है। सिर्फ डायग्राम देखकर प्लीज ढंग से बताना, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है ये बताइए।
अल्फा और बीटा में से कौन सा एंगल छोटा है और कौन सा एंगल बड़ा है? बीटा छोटा है। इसका मतलब ये हुआ जो अंदर वाली रे है उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है और बाहर वाली रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है। जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, अगर वो रे टीआईआर हो जाए तो उसके बाहर वाली रे तो टीआईआर होगी ही, क्योंकि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ज्यादा है। उल्टा करते अगर हम इसको टीआईआर कराते तो ये श्योर नहीं था कि ये टीआईआर हो जाए। यानी कि हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो इनर मोस्ट रे को लेकर करनी है। अगर इनर मोस्ट रे का टीआईआर हो गया तो बाहर वाली का टीआईआर कंफर्म होगा, पक्का। अब देखो इनर मोस्ट रे ऐसे आई, ऐसे, ये सेंटर है, नॉर्मल यहां से पास हुआ। मैं इस एंगल को आईसी लिख दूं, क्रिटिकल एंगल। तो बेटा गौर से देखो, ये आर है और ये डी है, तो ये टोटल आर प्लस डी हो गया, आर प्लस डी। और मैंने गलत हुआ, इसको आर ही लिख देते, हाँ इसको तो आर ही रहने दो, ये टोटल आर प्लस डी हो गया। तो साइन आईसी, साइन आईसी क्या हो रहा है? आर अपॉन आर प्लस डी। साइन आईसी 1 म्यू होता है, 1 म्यू कितना होगा? 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3r इज इक्वल टू 2r प्लस 2d, यानी कि r इज इक्वल टू 2d। तो r बाई डी कितना आ गया? 2। और मैंने मिनिमम क्यों बोला? क्योंकि ये क्रिटिकल एंगल लिया है ना, इसलिए। अगर आप r को इससे कम कर देंगे तो ये एंगल और कम हो जाएगा, तो हो सकता है क्रिटिकल से भी कम हो जाए, तो फिर इसका टीआईआर नहीं होगा और ये बाहर निकल जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। इसमें लेंस बाद में आएगा, पहले हम सिंपल कर्व्ड सरफेस हो कोई स्फीयर वगैरह को डिस्कस कर लें। बच्चों लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तो चेंज होते नहीं है। जैसे मान लीजिए ये कोई स्फीयर है और कोई लाइट रे बाहर स्फीयर के बाहर से स्फीयर के अंदर जा रही है। हम मान लेते हैं बाहर वाले मीडियम का म्यू1 है और अंदर वाले का म्यू2 है। वो स्फीयर पूरा होना जरूरी नहीं है, मुझे बस ये वाला कर्व्ड सरफेस चाहिए, उधर हो या ना हो। अभी मुझे फर्दर रिफ्रैक्शन नहीं कराना, तो हम चाहे तो इधर वाला ये मिटा भी सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे बच्चों यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यहां से कोई लाइट रे गई, अपर्चर बहुत स्मॉल लेना है हमें, तो स्फीयर बहुत छोटा होना चाहिए और ये इसका सेंटर है ना, तो सेंटर से पास होने वाली रे क्या होगी? नॉर्मल होगी।
ठीक है, अब यहां सेंटर मान लेते हैं और क्या करें। तो बच्चों ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया ना आई। अब अगर अंदर वाला मीडियम डेंसर हुआ बाहर वाले से, तो ये वाली रेज नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएंगी, ऐसे। कैसे? ऐसे। और अगर अंदर वाला म्यू बाहर वाले म्यू से कम हुआ तो ये नॉर्मल से अवे बेंड होगी और वर्चुअल इमेज बन जाएगी यहां। तो अभी हमें म्यू नहीं पता, तो मैं डेंसर मान लेता हूं और मैं मान लेता हूं इमेज यहां बनी है ना, ये लाइट बेंड हो गई और यहां जाकर इमेज बना दी इसने, ये सेंटर है, ये पोल हो जाएगा। तो बच्चों एक फार्मूला डिराइव कर लेते हैं, फिर उस फार्मूले को हम आगे यूज करेंगे। इस एंगल को मैं अल्फा ले लेता हूं, इस एंगल को मैं बीटा ले लेता हूं, इस एंगल को मैं गामा ले लेता हूं। डायग्राम में गौर से देखिए आप, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा ना आर, तो आई जो है वो अल्फा प्लस बीटा है। क्या? क्यों? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एंगल्स। और बीटा जो है वो आर प्लस गामा है, करेक्ट? तो आर हो गया बीटा माइनस गामा इक्वेशन 2। अब हम उस सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। स्नेल्स लॉ क्या होगा? म्यू वन साइन आई, अभी है ना एयर नहीं लेना उसे, म्यू टू साइन आर। बेटा स्मॉल अपर्चर मैंने अज्यूम किया है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत छोटे हैं। अरे मेरे भैया, अगर ये अपर्चर बहुत कम हुआ तो रेज ऐसे जाएंगी ना, तो सोचो ये आई कितना कम होगा। इसलिए अभी मैं जो फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं ओनली फॉर स्मॉल अपर्चर के लिए, तो साइन आई को आई मान लेंगे, साइन आर को आर मान लेंगे। आई कितना है? अल्फा प्लस बीटा। आर कितना है? बीटा माइनस गामा। बेटा अब आप वैल्यू पुट करते जाओ। हम लोग चाहते तो मतलब आई को साइन आई भी लिख सकते हैं। तो ये अल्फा जो होगा, ये मतलब इसको एंगल मान लो, इसको आर्क मान लो, इसको रेडियस मान लो, इसको पी डैश लिख रहा हूं मैं। तो अल्फा होगा पीपी डैश अपॉन ओपी, करेक्ट? अल्फा होगा पीपी डैश अपॉन ओपी। बीटा क्या होगा? पीपी डैश अपॉन पीसी। अगेन बीटा इज पीपी डैश अपॉन पीसी। और गामा क्या होगा? पी आई। गामा होगा ना आर्क अपॉन रेडियस। बच्चों ये पीपी डैश तो कट गए भैया, ये हो गया म्यू वन, वन अपॉन ओपी यानी कि माइनस यू, वन अपॉन पीसी यानी कि आर, वन अपॉन आर, ये वन अपॉन वी। अल्टीमेट सॉल्व करने पर आएगा बेटा म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। आपको ये फॉर्मूला जरूर याद करना है, इसी से लेंस मेकर फॉर्मूला भी डिराइव होगा बाद में। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। अगर कहीं भी कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है और हमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, आर पता है, म्यू वन म्यू टू पता है, तो पोजीशन ऑफ इमेज हम इससे निकालेंगे। इसे कॉपी करो।
बच्चों देखो, इस पर हम क्वेश्चन कैसे करते हैं वो देख रहे हैं हम, है ना। एक ग्लास स्फीयर है, उसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है और म्यू 3/2। नहीं, रेडियस 10 सेंटीमीटर ले लो और म्यू 3/2, डायमीटर 20 है ना। बच्चों एक ऑब्जेक्ट है, कोई डस्ट पार्टिकल है मान लो, वो सेंटर से 4 सेंटीमीटर दूर ग्लास स्फीयर के अंदर फंसा हुआ है। आई रिपीट, सेंटर से 4 सेंटीमीटर दूर एक डस्ट पार्टिकल है, वो ग्लास स्फीयर के अंदर फंसा है। ये ग्लास स्फीयर है और मैं उसे बाहर से देख रहा हूं, तो इसकी इमेज कहां दिखाई देगी आप ये बताओ। बाहर एयर है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां दिखाई देगी? देखो बेटा, रेज ग्लास से एयर में आएंगी या एयर से ग्लास में जाएंगी? रेज हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलकर आइस में जाती हैं, तो ग्लास से एयर में जाएंगी। तो फर्स्ट मीडियम कौन हुआ? ग्लास, यानी कि म्यू1 इज 3/2, और सेकेंड मीडियम कौन हुआ? एयर, म्यू2 इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला लगा रहा हूं, 1 म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू। यू कितना आएगा? 6
-6, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा सरफेस से लेते हैं जहां से रिफ्रैक्शन हुआ है। माइनस क्यों आया? क्योंकि रेज इधर गई ना और डिस्टेंस उधर मेजर कर रहे हैं। इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। r कितना आएगा? -10। 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन 4 आएगा ना, इज इक्वल टू 1 अपॉन 20, करेक्ट। 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन 4। एलसीएम 20, 1 माइनस 5 कितना बचेगा? -4, 5। तो ये आएगा -5 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस सरफेस से आया है, तो यहां से ये तो 6 था ना, वो 5 होगा, इमेज यहां बनेगी और ये इमेज 5 सेंटीमीटर दूर होगा। ये फोकस नहीं होता इसमें, ये F = R/2 नहीं लगता। बच्चों, अगर हम सेम ऑब्जेक्ट को इस साइड से देखते तो बताना पोजीशन ऑफ इमेज कहां आएगी। अगर मैं उसे यहां से देखूं इस साइड से, तो पोजीशन ऑफ इमेज निकालिए। बेटा, अगर आप उधर से देखेंगे तो रेज इधर जाएंगे ना। तो फर्स्ट मीडियम अभी भी ग्लास है, सेकंड मीडियम अभी भी एयर है, लेकिन डिस्टेंस यहां से मेजर करेंगे तो u जो होगा 10 + 4 -14 होगा। तो μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u कितना आएगा? -14। μ2 माइनस μ1 अपॉन r सब कुछ सेम है, -10 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3/28, 3/28, 1/20। बस इसके बाद कैलकुलेशन चेंज। 1 अपॉन v आएगा 1/20 माइनस 3/28। एलसीएम 140, 7 माइनस 15 माइनस 8/140। तो v कितना आएगा? हाँ, उल्टा हो जाएगा ना, 17.5 सेंटीमीटर, करेक्ट। — 17.5 यहां से आया है, तो यहां से होगा, ये 20 है ना, यहां से 2.5 होगा, तो पोजीशन ऑफ इमेज चेंज हो जाएगी।
बच्चों यही ग्लास स्फीयर है 20 सेंटीमीटर रेडियस का, सेम है μ3/2। एक ऑब्जेक्ट है ना, हमने यहां रखा हुआ है सेंटर से 40 सेंटीमीटर दूर, तो फाइनल इमेज बताइए। हो सकता है बच्चों रेज इधर जाएं फिर दोबारा भी रिफ्रैक्शन हो जाए, तो वो दोबारा रिफ्रैक्शन होगा या नहीं होगा ये पता लगेगा फर्स्ट सरफेस की इमेज कहां आती है। तो सबसे पहले फर्स्ट सरफेस की इमेज निकालकर बताइए, फिर हम ये डिसीजन लेंगे कि सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा या नहीं होगा। पहले आप मुझे फर्स्ट इमेज निकालकर बताइए। देखो बेटा, इस बार रेस जो है एयर से ग्लास में जाएंगी, तो μ1 1 होगा और μ2 3/2। तो μ2 अपॉन फर्स्ट इमेज माइनस μ1 अपॉन यू कितना होगा -30। यहां से सेंटर से 40 है ना, ओके। नहीं मैंने वहां तो 10 लिखा था, यहाँ 20। आप किससे कैलकुलेट कर रहे हैं? 20 ले रहे हैं, 20 ले रहे हैं, तो फिर ये 20 आएगा। रुको इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। अब रेज इधर जा रही है ना, इस सरफेस के लिए आर पॉजिटिव है, तो 1/20 हुआ। तो v1 0 नहीं इनफाइनाइट आ रहा है। अरे 1/v 0 आ रहा है ना बेटा। v1 इनफाइनाइट होना तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब रेज पैरेलल हो गई, और अगर यहां से पैरेलल हो गई तो ये भी कंफर्म है वापस जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट था उतना ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगा। तो अगला कैलकुलेशन करने की क्योंकि सिमेट्री होती है ना। अरे जब यहां से 20 से ऑब्जेक्ट आकर इंफिनिटी पर गया तो इंफिनिटी से आकर वापस 20 पर ही जाएगा, क्योंकि म्यू का डिफरेंस भी तो सेम है। बच्चों मुझसे एक वैल्यू थोड़ी सी गलत हुई, उसकी वजह से क्वेश्चन अच्छा बन गया, लेकिन जो मैं चाहता था वो नहीं बना। तो हम इसे वापस चेंज करते हैं। अगर ये R10 होता, एक बार देख लीजिए, एक मिनट, तो ये कितना होता 10। अभी तो कैंसिल हो रहा था ना 1/20 से 1/20। अब v1 कितना आता, तो 3/2v1 इज इक्वल टू 1/20। अरे यार यहां भी तो 20 करना था, सारी गड़बड़ हो गई। वो माइंड में जो चल रहा है ना वो वैल्यू गलत हो जाए ना। रुको, फिर हो सकता है मेरा जो ऑब्जेक्ट हो वो μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन यू कितना है 20 से कैलकुलेशन करो, -20 μ2 माइनस μ1 अपॉन आर भी तो 1/40 आता। तो 3/2v1 इज इक्वल टू 1/40 माइनस 1/20 इज इक्वल टू -1/40। तो v1 कितना आता -60। -60 का मतलब इधर इमेज बनेगी। फिर वो उसके लिए पता रेज कैसे जाती, रेज है ना उल्टा हल्की सी ऐसे बेंड होती, ऐसे तो पीछे इमेज बनाती, लेकिन हल्का सा बेंड होने के बाद यहां से रिफ्लेक्ट तो होंगी, तो वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा।
मैं बता देता हूं ना, डायग्राम बाद में बना लेंगे। देखो ये तो पुराना वाला डायग्राम था, गलत वाला, इसको हटा देते हैं। इधर देखो, ये रेस है ना, यहां से क्योंकि म्यू2 ज्यादा है, हल्का सा बैंड होंगी, ऐसे इस तरह से बैंड होगी कि अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूं तो 60 सेंटीमीटर पर जाएगा। बेटा यहां से 60 है और ये 40 है पूरा डायमीटर, तो यहां से डिस्टेंस कितना हो गया 100। तो इसके लिए यू जो आएगा वो -100 आएगा। और रेस ग्लास से एयर में जा रही है, तो म्यू2 1 हो गया और म्यू1 3/2 हो गया। यू कितना है -100, म्यू2 माइनस म्यू1, और इसके लिए आर नेगेटिव होगा -20। 1/v प्लस 3/200 इज इक्वल टू 1/40। वो ऊपर भी माइनस आएगा, नीचे भी माइनस आएगा, तो 1/v इज इक्वल टू 1/40, 3/200। एलसीएम कितना आएगा 5 माइनस 3, 2/200, तो v आएगा बेटा v 100 आ गया। इसका मतलब इमेज यहां से इधर बनेगी, 100 प्लस आया है ना, तो ये डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा। यहां पर रेज जाएंगी फाइनल इमेज, और ये डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर होगा। वो 60 बनाने के लिए मेरे पास पीछे जगह नहीं है। तो आज का डिस्कशन यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन करेंगे, फिर लेंस स्टार्ट करेंगे।